हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपना जो चैप्टर शुरू किया था स्विस संविधान को हमने शुरू किया था और स्विस संविधान के इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में आज मैं आपके लिए पुनः एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ स्विट्जरलैंड के संविधान का। वो है स्विस संघीय सरकार की विलक्षणता। विलक्षणता का अर्थ होता है कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स जो विश्व के अन्य संविधानों से बेहद भिन्नता रखते हैं। तो ऐसे फीचर्स के बारे में जो स्विट्जरलैंड की सरकारों में मौजूद है या स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था उन विलक्षण लक्षणों की वजह से विश्व के अन्य संविधानों से बेहद अलग है, उसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यदि मुख्य बिंदुओं की हम बात करते हैं तो यह है विचित्र कार्यपालिका। दूसरा मुख्य बिंदु है बहुल कार्यपालिका। तीसरा निर्दलीय कार्यपालिका। अगला विशेषज्ञों की कार्यपालिका। अगला स्थायी कार्यपालिका। नेतृत्व विहीन कार्यपालिका। सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव और संसदीय व अध्यक्षीय पद्धतियों के बीच का मार्ग। तो इन मुख्य बिंदुओं के द्वारा हम पढ़ने जा रहे हैं स्विट्जरलैंड की संविधान की विशिष्ट विलक्षणताएं, और वो विलक्षणताएं यूनिक फीचर्स के रूप में इन शीर्षकों के माध्यम से हम स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। तो हम वन बाय वन एक एक को पढ़ते हैं। तो उसमें से पहला है विचित्र कार्यपालिका। तो स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका कुछ विशिष्ट कार्यपालिका की श्रेणी में आती है। जैसा हमें ज्ञात है कि शासन व्यवस्था दो प्रकार की होती है, या तो अध्यक्षात्मक होती है या फिर संसदात्मक होती है। लेकिन इन दोनों का ही सम्मिश्रित रूप स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका में देखा गया है। ना तो ये पूर्ण रूप से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है और ना ही पूर्ण रूप से संसदात्मक शासन प्रणाली है। तो ये कार्यपालिका यहाँ की विशिष्ट कार्यपालिकाओं की श्रेणी में आती है। तो स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है वो विश्व के अन्य संविधानों की तुलना में इसकी टक्कर की कोई कार्यपालिका मौजूद नहीं है। दूसरा हम देखते हैं बहुल कार्यपालिका। दूसरा शीर्षक जैसे इसके नाम से जाहिर है, बहुल कार्यपालिका। तो हमारे जितनी भी शासन व्यवस्था है उन सभी शासन व्यवस्थाओं में कार्यपालिका अध्यक्ष एक होता है और वही एक कार्यपालिका अध्यक्ष के नाम से समस्त शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। लेकिन स्विट्जरलैंड की इस कार्यपालिका को बहुल कार्यपालिका की श्रेणी में ये आती है। और बहुल कार्यपालिका का अर्थ है कि कार्यपालिका अध्यक्ष जो होता है वो एक व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि ये संघीय जो सरकार है, एक संघीय परिषद होती है कार्यपालिका की, जिसमें एक नहीं वरन 7 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य समकक्ष होते हैं। इसलिए ये बहुल कार्यपालिका की श्रेणी में आती है। विश्व में ऐसी संघीय परिषद और किसी अन्य राष्ट्र में मौजूद नहीं है। तो ये भी एक इसका यूनिक फीचर कहा जा सकता है। अगला है निर्दलीय कार्यपालिका। निर्दलीय कार्यपालिका से अर्थ है स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका में जो सदस्य हैं संघीय सरकार के या संघीय कार्यपालिका की जो सदस्य हैं संघीय परिषद के, वो किसी दल का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि विश्व में अन्य राष्ट्रों में जहां भी कार्यपालिका होती है वो कार्यपालिका किसी न किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करती है। तो वो राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व यहाँ पर नहीं होता है। ये जो कार्यपालिका है ये पूर्ण रूप से निर्दलीय होती है। निर्दलीय का अर्थ ये है कि इस कार्यपालिका में अलग अलग क्षेत्र विशेष के जो लोग होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। वो किसी दल को रिप्रेजेंट नहीं करते, वरन अपने क्षेत्र या अपने जो भी उनको राज्य है, क्षेत्र है, उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पूर्ण रूप से निर्दलीय कार्यपालिका की श्रेणी में आती है। अगला पॉइंट है विशेषज्ञों की कार्यपालिका। जैसा हमें
ज्ञात है कि विश्व की अन्य कार्यपालिकाओं में लोकप्रिय मंत्रियों को कार्यपालिका में विशेष स्थान मिलता है, जो जनता के प्रिय होते हैं और जनता में इतने लोकप्रिय हो जाते हैं कि उन्हें वहां पर विशिष्ट स्थान मिल जाता है, कार्यपालिका में विशिष्ट स्थान उनको मिल जाता है। लेकिन स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका की जब हम बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका में लोकप्रिय मंत्रियों के अलावा यहाँ पर विशेषज्ञ शामिल होते हैं और ये अपने अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं और अपने अपने विभागों के अध्यक्ष होने के कारण अपने अपने विभागों के कार्यों में विशेषज्ञता हासिल किए हुए योग्यताधारी व्यक्ति होते हैं, जिनका प्रभावशाली व्यक्तित्व तो होता ही है, लेकिन ज्ञान की सीमाओं में भी ये अधिक से अधिक अपना समय और अनुभव इन्होंने उसमें खर्च किया है, तो ये विशेषज्ञता की श्रेणी में आते हैं। तो वहाँ की जो कार्यपालिका है वो विशेषज्ञों की कार्यपालिका कही जा सकती है। अगला है स्थायी कार्यपालिका। जैसा अन्य विश्व के राष्ट्रों में जितनी भी कार्यपालिकाएं हैं वो स्थायी तो होती हैं, 4 वर्ष या 5 वर्ष उनका कार्यकाल रहता है, और यदि उसके बीच में यदि कहीं कोई लोकसभा भंग हो जाती है, मंत्रिपरिषद में फेरबदल हो जाता है या गिर जाती है, तो दूसरी सरकारें बनाई जा सकती है। लेकिन स्विट्जरलैंड की संविधान के अंतर्गत 4 वर्ष के लिए कार्यपालिका के सदस्यों को चुना जाता है, तो इसका ये स्थायीकरण है। लेकिन जब दोबारा चुनाव होते हैं तो ये पुनः निर्वाचित भी हो सकते हैं, तो इनका कार्यकाल बढ़ जाता है, 7, 8, 10 वर्ष इनका कार्यकाल हो सकता है। तो पुनः निर्वाचन इनकी विशेषज्ञता, इनकी योग्यता, इनके व्यक्तित्व की छवि, इन सभी बातों पर निर्भर करती है। जो यदि व्यक्ति पूर्ण विशेषज्ञता हासिल किया हुआ है, योग्यताधारी है, गंभीर है, तो ऐसा व्यक्ति यहाँ पर स्थायी कार्यपालिका में अपना स्थान बनाए रहता है। तो इस रूप में ये कार्यपालिका स्थायी कार्यपालिका की श्रेणी में आती है। अगली विशेषता है नेतृत्व विहीन कार्यपालिका। नेतृत्व विहीन कार्यपालिका का सीधा साधा अर्थ है कि यहाँ पर जो कार्यपालिका संघीय कार्यपालिका है, जिसमें एक नहीं वरन 7 कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, ट्राम में बैठकर वो लोग अपने कार्यालय तक पहुंचते हैं। तो ऐसा राष्ट्रपति, ऐसा शासन व्यवस्था जो होती है जिसमें सभी समकक्ष हैं, कोई उच्चता या निम्नता का भान वहां पर नहीं है, तो समकक्ष होने की वजह से वहां पर नेतृत्व विहीन कार्यपालिका मौजूद होती है, जिसमें सभी किसी को फॉलो नहीं करते, क्योंकि एक अध्यक्ष है बाकी सब उसको फॉलो कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर समस्त कार्यवाहियां पूरे विशेषज्ञों के उच्च वाद विवाद और गंभीर प्रवृत्ति से सोच विचार कर ही निर्णय लिए जाते हैं, और उसके बाद में ही कोई विचार होता है। तो नेतृत्व विहीन कार्यपालिका की श्रेणी में ये आती है। अगला है सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव। कि जैसे हम लोग देखा है, जैसे हम भारत की बात करें या ब्रिटेन की बात करें, तो यहाँ पर दल प्रधान होते हैं, और दल की प्रधानता की वजह से सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना, क्योंकि लोकसभा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है, और उन घनिष्ठ संबंधों की वजह से ही जो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है वो बना रहता है। कोई भी कार्य बिना सामूहिक उत्तरदायित्व के बिना संभव नहीं हो पाता। तो जिस प्रकार से कार्यभार संभालने के लिए सामूहिक सहयोग की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से कार्यों की जिम्मेदारी लेने का भी उत्तरदायित्व सभी का होता है। लेकिन स्विट्जरलैंड के संविधान में सामूहिक उत्तरदायित्व का पूर्ण रूप से अभाव है, क्योंकि समस्त जो कार्यकर्ता हैं, जो संघीय कार्यपालिका के कार्यकर्ता हैं, वो अपने अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं, और अध्यक्ष होने की वजह से उनका अपना निजी विभाग का जो कार्य है वो स्वयं ही उसको निष्पादित करते हैं। इसलिए वहाँ पर सामूहिक उत्तरदायित्व की बात नहीं
कही जा सकती कि सामूहिक उत्तरदायित्व वहां पर दिया गया है कि सभी अपने अपने विभागों के प्रति उत्तरदायी होते हैं और सामूहिक उत्तरदायित्व न होने के कारण सरकार का कोई भी सदस्य अपने सहयोगी की आलोचना संघीय संसद में कर सकता है। कि यहाँ पर जब उत्तरदायित्व किसी का भी नहीं है तो कोई भी जो संघीय सदस्य है संघीय सरकार का वो अपने सहयोगी की आलोचना खुलकर कर सकता है और उसके विचारों को सबके समक्ष अपने विचार खुलकर प्रकट करने की क्षमता वहां पर रखते हैं। अंतिम पॉइंट है संसदीय व अध्यक्षात्मक पद्धति के बीच का मार्ग। कि कोई भी शासन पद्धति पूर्ण रूप से गुणों से युक्त नहीं होती और कोई भी शासन पद्धति केवल दोषों से युक्त नहीं होती। ये एक सार्वजनिक सत्य है और इसी सत्य को, इसी सार्वभौमिक सत्य को स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका ने विशेष रूप से संभाला है और ये कहा जाता है कि इसीलिए वहां पर जो वहां की कार्यपालिका है वो संसदीय और अध्यक्षीय गुणों से युक्त है। कि दोनों शासन व्यवस्था की जो गुण है वो दोनों इसने ले लिए और दोनों शासन व्यवस्था की जो दोष है उन्हें इसने दूर कर दिया। तो ये संसदीय और अध्यक्षीय गुणों से युक्त है और संसदीय और अध्यक्षीय दोषों से मुक्त है। ऐसी शासन व्यवस्था यहाँ पर है। इसलिए इन्होंने बीच का मार्ग अपनाया है कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ मार्ग होगा, जो बीच का मार्ग होगा। इस पॉइंट को समझाने के लिए 3 मुख्य पॉइंट हमारे समक्ष आते हैं और वो है संसदीय उत्तरदायित्व किंतु संसदीय अस्थिरता से मुक्त। कि जब हम देखते हैं कि शासन व्यवस्थाओं में संसदीय उत्तरदायित्व की बात होती है तो यह उत्तरदायी कार्यपालिका है, क्योंकि यह संसद से प्रश्न पूछ सकती है तथा बजट की स्वीकृति प्रदान करती है। विधायिका संघीय सरकार की आलोचना भी कर सकती है और संसदीय पद्धतियों का प्रधान दोष उसकी अस्थिरता है जब तक उनके मंत्रिमंडल में फेरबदल चलता रहता है। तो प्रश्न पूछकर बजट की स्वीकृति देकर ये क्या करते हैं, संसदीय शासन की जो अच्छाइयां हैं वो उसने ग्रहण कर ली। खुलकर कोई भी व्यक्ति उस संसदीय कार्यवाहियों की आलोचना कर सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, उस पर बजट निर्धारित कर सकता है। लेकिन जो अस्थिरता की बात है कि वो भी यहाँ पर उससे भी ये पूर्ण रूप से मुक्त है। कि शासन व्यवस्थाओं में जहाँ कहीं बार बार में संसदात्मक शासन में मंत्रियों में फेरबदल होता रहता है, जब तब आए दिन कुछ ना कुछ मंत्रियों में छोटे मोटे विवाद चलते रहते हैं, तो उन विवादों से ये मुक्त रहती है और वहाँ की ये जो है मुख्य अस्थिरता की जो बात है उससे ये पूर्ण रूप से मुक्त रहती है। यदि हम अध्यक्षीय स्थायित्व की बात करते हैं किंतु अध्यक्षीय अनुत्तरदायित्व से ये पूर्ण रूप से विमुख होती है सरकार, तो कैसे होती है पढ़ते हैं। अध्यक्षीय पद्धति का मुख्य गुण स्थायित्व है। कार्यपालिका का चुनाव 4 वर्ष के लिए होता है, अतः उस 4 वर्ष के समय से पूर्व उसे हटाया नहीं जा सकता और अध्यक्षीय पद्धति में उत्तरदायित्व का अभाव होता है, विधायिका पर कोई नियंत्रण नहीं होता तथा शक्ति पृथक्करण सिद्धांत लागू रहता है। तो अध्यक्षात्मक शासन पद्धति का मुख्य गुण स्थायित्व का होता है, तो ये पूर्ण रूप से स्थायी बनी हुई है, 4 वर्ष तक के लिए कार्यकाल निश्चित है। तो उस 4 वर्ष से पूर्व किसी भी संसदीय कार्यपालिका के अध्यक्षों को हटाया नहीं जा सकता। तो ये स्थायित्व की बात उसमें आ जाती है। और स्थायित्व के बाद किंतु अध्यक्षीय अनुत्तरदायित्व से विमुख है कि जब कभी भी सरकारों में किसी भी प्रकार का कोई पद्धति ऐसी आ जाती है जिस पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रण भी रखा जाता है और संतुलन को भी अपनाया जा सकता है।
अगला है उत्तरदायित्व तथा स्थायित्व का योग, कि उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से स्विस की जो शासन व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से एक उत्तरदायी सरकार का दायित्व बनता है कि जब तक वो अपने कार्यकाल में है तब तक वो स्विस संसद एक विशिष्ट संसद के रूप में बनी रहेगी। वहां पर किसी भी प्रकार का कोई अव्यवस्था नहीं फैलेगी, क्योंकि विशेषज्ञ हैं वहां पर सभी, तो वो पूर्ण रूप से अपनी सरकार को बनाए रखने का उत्तरदायित्व बनाए रखते हैं। और स्थायित्व की बात हम पहले ही कर चुके हैं कि 4 वर्ष से पूर्व किसी भी संघीय सरकार के सदस्यों को अपदस्थ नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों का ही एक विशिष्ट योग है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो फीचर्स हैं, ये जो यूनिक फीचर्स हैं, वो ही स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका को विशिष्टता प्रदान करते हैं, जो विश्व के अन्य सभी राष्ट्रों से बिल्कुल भिन्न है।